दी लल्लन टॉप शो इज स्पॉन्सर्ड बाय नेक्स्ट डोर हब। अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेकर आओ फ्री में। नेक्स्ट डोर हब पे अपना दुकान ऑनलाइन करना है एकदम आसान। नेक्स्ट डोर हब आपको अपने शहर में और अधिक उपभोक्ताओं तक पहुंचा देता है, आपको अपना बिजनेस बढ़ाने में मदद करता है। नजदीकी दुकान से खरीदना अब पहले से भी होगा आसान। हम हैं नेक्स्ट डोर हब, लोकल ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म। नमस्कार, मैं हूं प्रतीक्षा और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप शो। हमारी कोई पोस्ट किसी के कब्जे में नहीं है, ये दावा है। चीन ने पांगोंग त्सो पर न सिर्फ वास्तविक नियंत्रण रेखा माने LAC पार की है, बल्कि वहां कब्जा भी कर लिया है, ये तथ्य है। लेकिन फिलहाल इस बहस में किसी को दिलचस्पी नहीं है। बड़ी चतुराई के साथ बहस बदल दी गई है। जब आप ये बुलेटिन देख रहे हैं तब भी चीन की सेना फिंगर 4 के पास है, जबकि भारत के मुताबिक LAC फिंगर 8 पर है। लेकिन किसे फिक्र है? पहले सवाल पूछने पर पाकिस्तान का एजेंट बता दिया जाता था, अब चीन का एजेंट बताया जा रहा है। दूसरी तरफ विपक्ष भी इसी खेल का हिस्सा बनता जा रहा है। सवाल कर रहा है कि हम चीन के एजेंट तो तुम कौन हो? ट्वीट तो तुम्हारा भी है, चीन तो तुम भी गए थे, फोटो तो तुम्हारी भी है। बड़ी खबर में आज हम इसी भटकी हुई बहस पर बात करेंगे, लेकिन पहले आप देखें ये वीडियो। बहुत छोटा वीडियो है, या ये कहें कि वीडियो क्लिप है। अहमदाबाद मिरर की संपादक दीपल त्रिवेदी ने इसे ट्वीट किया है। इसमें राजकोट के 2 कांग्रेस पार्षद पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसे ही तेल के दाम बढ़ते हैं, हमें पुराने दिन याद आने लगते हैं। कोई बैलगाड़ी पर प्रदर्शन करता है तो कोई घोड़े पर। पेट्रोल डीजल की कीमतें 21 दिन लगातार बढ़ने के बाद 28 जून को जाकर स्थिर हुई। इस दिन कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, लेकिन यह खुशी टिकती इससे पहले ही आ गया 29 जून का दिन। आज पूरे देश में डीजल की कीमत 13 पैसे और पेट्रोल की कीमत 5 पैसे प्रति लीटर बढ़ चुकी है। दिल्ली में अब भी डीजल पेट्रोल से महंगा बिक रहा है। राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा है कि सरकार पेट्रोल डीजल से मुनाफाखोरी बंद करे। 3 हफ्तों में तेल की कीमत 22 बार बढ़ चुकी है। आज जाकर सरकार बहादुर की तरफ से बयान आया। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बढ़ती कीमतों का ठीकरा कोरोना संक्रमण के सिर फोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि अप्रैल मई में पेट्रोल की मांग में 70 से 80% की कमी आई है। इससे अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ा है। लेकिन इस बयान से यह साफ नहीं हुआ कि मांग में कमी का लगातार बढ़ रही कीमतों से क्या लेना देना है। खैर, सीधे समझ में आने वाली बात करें, वो सरकार ही क्या। हम चलते हैं दिन की सुर्खियों की तरफ। सबसे पहले कोरोना संक्रमण के आंकड़े। पिछले 24 घंटों में भारत में 19,459 मामले सामने आए और 380 मरीजों की मौत हो गई। 12,010 लोग ठीक भी हुए हैं। इन सबको मिलाकर भारत में कुल मामले हैं 5,48,318, कुल मौतें 16,475 और ठीक हुए हैं 3,21,723 लोग। मामला काबू में न आते देख महाराष्ट्र ने लॉकडाउन 31 जुलाई तक बढ़ा दिया है। सरकार ने यह भी कहा है कि जहां तक हो सके लोग अपने घर पर रहकर ही काम करें। राजस्थान दूसरी दिशा में जा रहा है। अशोक गहलोत सरकार ने ऐलान किया है कि राजस्थान के देहाती इलाकों में धार्मिक स्थल 1 जुलाई से खोल दिए जाएंगे। अफगानिस्तान में आज एक बड़ा हमला हुआ जिसमें कम से कम 23 लोग मारे गए। दक्षिण अफगानिस्तान के हेलमंद प्रांत में जानवरों का एक बाजार लगा था जिसमें सैकड़ों ग्रामीण भेड़ बकरियां लेकर पहुंचे थे। तभी बाजार पर रॉकेट आकर गिरने लगे। अफगानिस्तान सरकार और तालिबान दोनों ने हमले के लिए एक दूसरे को दोषी ठहराया है। मरने वालों में बच्चे भी शामिल हैं। जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेताओं में से बड़ा नाम सैयद अली शाह गिलानी ने आज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से इस्तीफा दे दिया। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस कश्मीर में सभी अलगाववादी संगठनों का गठबंधन है और गिलानी को इसके चेहरे की तरह देखा जाता था। हुर्रियत का हिस्सा बनने से पहले गिलानी 3 बार सोपोर से विधायक भी रहे हैं। गिलानी ने 2010 के बाद से ज्यादातर वक्त नजरबंद रहते हुए बिताया है। अब चलते हैं दिन की बड़ी खबर की ओर।
राजीव गांधी फाउंडेशन, राजू सबनानी, चीनी पार्टी से चंदा, ऐसे शब्द इन दिनों दिल्ली की पॉलिटिकल पार्टियों वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में खूब उछल रहे हैं। ऐसे ही कुछ नामों के जरिए बीजेपी कांग्रेस को और कांग्रेस बीजेपी को चीन की हिमायती साबित करने में लगी है। लद्दाख में चीन भारत की सीमा में घुसा तो इस मुद्दे पर देश में राजनीति शुरू हुई। अगर चीन भारत में घुसा है तो ये राष्ट्र पर आंच है, और ऐसे दौर में देश की सत्ताधारी पार्टी और विपक्ष किस तरह की राजनीति करते हैं, आज इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे और इस बात की पड़ताल करेंगे कि क्या किसी पार्टी ने वाकई चीन से सुपारी ली है। पार्टियां एक दूसरे पर जो आरोप लगा रही हैं उसमें कितनी सच्चाई है। चीन की घुसपैठ वाली पिच पर राजनीति का मैच शुरू किया राहुल गांधी ने। चीन की घुसपैठ वाली बात मई के महीने में आई थी और तब से ही राहुल गांधी सरकार से पूछ रहे हैं चीन ने भारत की कितनी जमीन पर कब्जा कर लिया। राहुल गांधी पीएम के बयान की भी मांग कर रहे थे। राहुल के इस बयान पर जवाब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत बीजेपी के कई नेताओं ने दिया, लेकिन 15 जून को लद्दाख में जवानों की शहादत के बाद कांग्रेस बीजेपी पर ज्यादा हमलावर हो गई। हमारे इलाके में कोई नहीं घुसा वाले बयान के बाद राहुल गांधी ने लिखा कि पीएम ने सरेंडर कर दिया है। सरेंडर मोदी के नाम से ट्रेंड भी चलाया। यहां से कांग्रेस को चीन वाले मामले पर घेरने की कमान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संभाली। 20 जून को जेपी नड्डा ने एक वर्चुअल रैली में कहा कि कांग्रेस के नेता को ज्ञान नहीं है और वो फौज का मनोबल गिरा रहे हैं। इसके साथ बीजेपी के नेताओं ने एक फोटो भी ट्वीट करना शुरू कर दिया जिसके बारे में कहा गया कि कांग्रेस ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से मेमोरेंडम साइन किया था। इसके बाद कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चलने लगी कि सरकार ने चुपके चुपके चीन से क्या डील की थी। इन सब चीजों को आक्रामक अंदाज में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपनी वर्चुअल रैलियों में कहना शुरू किया। मसलन 23 जून की रैली में जेपी नड्डा ने कांग्रेस के मेमोरेंडम पर सवाल उठाए। नड्डा ने कहा कि कांग्रेस ने चीन को जमीन सरेंडर की थी और डोकलाम संकट के दौरान राहुल गांधी चीनी राजदूत से मिलने गए थे। यानी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ये साबित करने में लगे हैं कि कांग्रेस का चीन से कोई गुप्त रिश्ता है। कांग्रेस पर इस आक्रमण के नेक्स्ट लेवल पर नड्डा ने राजीव गांधी फाउंडेशन को लेकर कुछ आरोप लगाए। नड्डा ने कहा कि 2005-6 में राजीव गांधी फाउंडेशन ने चीन से 3 लाख अमेरिकी डॉलर का चंदा लिया था। यूपीए सरकार के दौरान पीएम नेशनल रिलीफ फंड से भी राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसा ट्रांसफर करने का आरोप लगाया। अब चीन से शुरू हुआ झगड़ा राजीव गांधी फाउंडेशन तक पहुंच गया है। क्या है ये फाउंडेशन, ये संक्षिप्त में समझ लीजिए। राजीव गांधी फाउंडेशन की वेबसाइट के मुताबिक इसे 21 जून 1991 को शुरू किया गया था। वेबसाइट के मुताबिक प्रगतिशील, सेक्युलर, आधुनिक भारत के राजीव गांधी के सपने को पूरा करने के लिए ये ट्रस्ट बनाया गया था। इसके अध्यक्ष सोनिया गांधी हैं। बाकी ट्रस्टी हैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, डॉक्टर मनमोहन सिंह, पी चिदम्बरम, मोंटेक सिंह अहलूवालिया, सुमन दुबे, अशोक गांगुली, संजीव गोयनका। वेबसाइट पर मौजूद जानकारी के मुताबिक ये ट्रस्ट शिक्षा, महिला और बाल स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में काम करता है। बीजेपी का यह भी आरोप है कि ट्रस्ट बनाने के कुछ दिन बाद ही उस वक्त की नरसिम्हा राव सरकार ने 100 करोड़ रुपए ट्रस्ट को देने का ऑफर दिया था। हालांकि कहा जाता है कि सोनिया गांधी ने तब सरकार से फंड लेने से मना कर दिया था। लेकिन क्या यूपीए फर्स्ट के टाइम ट्रस्ट ने पीएम नेशनल रिलीफ फंड से पैसा लिया था? इसका जवाब है हाँ। जेपी नड्डा के आरोपों पर कांग्रेस की तरफ से रणदीप सुरजेवाला ने जवाब दिया। सुरजेवाला की प्रेस रिलीज में लिखा है कि साल 2005-6 में सिर्फ 20 लाख रुपए की राशि पीएम नेशनल रिलीफ फंड से मिली थी। इसका इस्तेमाल अंडमान निकोबार में सुनामी के बाद राहत कार्यों के लिए किया गया था। इसके अलावा कोई दूसरी राशि नहीं मिलती। इसके अलावा बीजेपी का यह भी आरोप था कि राजीव गांधी फाउंडेशन ने कारोबारी मेहुल चौकसी से भी डोनेशन लिया था। इस पर कांग्रेस ने कहा कि राजीव गांधी फाउंडेशन का रिकॉर्ड देखने पर मालूम चलता है कि साल 2013 में नविराज एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा फाउंडेशन को मात्र 10 लाख रुपए दिए गए। इस कंपनी के डायरेक्टर्स में मेहुल चौकसी भी हैं। यानी ये भी सच है कि फाउंडेशन ने मेहुल चौकसी की कंपनी से भी पैसे लिए। कांग्रेस और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के बीच 2008 में एक MOU हुआ था। ये जानकारी मीडिया रिपोर्ट से मिलती है। भाजपा इस MOU को लेकर हमलावर हुई तो कांग्रेस ने भी बीजेपी को घेर लिया। कांग्रेस ने पूछा कि बीजेपी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का क्या संबंध है। कांग्रेस ने बीजेपी नेताओं और RSS के डेलीगेशन के चीन दौरों का जिक्र किया और पूछा कि ये लोग चीन क्या करने गए थे। कांग्रेस ने नहीं बताया कि राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन से डोनेशन मिला था कि नहीं, लेकिन डोनेशन वाली बात पर ही बीजेपी को घेर लिया। कांग्रेस ने पूछा कि चीन की कंपनी हुवेई ने पीएम केयर फंड में 7 करोड़ दिए थे। इसके अलावा टिकटॉक से भी 30 करोड़ आए थे। कांग्रेस ने यह भी पूछा कि ओवरसीज से कितनी फंडिंग आई है बीजेपी की और उसका ब्यौरा दे, और राजकुमार सबनानी या राजू सबनानी से क्या संबंध है ये भी बताए। अब बीजेपी यहां घिर जाती है।
राजू सबनानी कौन है, ये इंटरनेट पर सर्च करने पर कई तरह की जानकारी आती है। राजू सबनानी भारतीय मूल के हैं, हांगकांग में रहते हैं। नमो नाम से हांगकांग में एक रेस्टोरेंट शुरू किया था जिसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया था। पीएम मोदी के साथ भी राजू सबनानी की कुछ तस्वीरें मिलती हैं। यहां तक तो सब ठीक है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स मिलती हैं जिसमें राजू सबनानी की कंपनी पर टेरर फंडिंग के आरोप हैं। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट अखबार की 2002 की रिपोर्ट के मुताबिक राजू सबनानी के कुछ रिश्तेदार और बिजनेस पार्टनर पराग्वे में गिरफ्तार हुए थे। आरोप था हथियारों की तस्करी, कर चोरी और हवाला। इस कनेक्शन पर बीजेपी की तरफ से कुछ भी नहीं कहा जा रहा है, लेकिन जो बहस चीन की घुसपैठ से शुरू हुई थी वो अब फंडिंग पर आ पहुंची है। टिप्पणीकार कह रहे हैं कि चीन वाले मुद्दे पर बीजेपी बैकफुट पर थी तो कांग्रेस को अपनी पिच पर ले आई। फंडिंग वाले मामले में कांग्रेस को फंसा लिया, इसलिए पीएलए की घुसपैठ पर सवाल उठाना भूलकर कांग्रेस उल्टा अपने आरोपों पर ही सफाई देने में उलझ गई है। सरहद पर चीनी फौज से मुकाबला करने वाली असल जंग हमारे जवान लड़ रहे हैं और राजनीतिक पार्टियां उस मुद्दे पर अपनी राजनीति चमका रही हैं। एक जरूरी मुद्दे पर यह हमारी राजनीति का स्तर है। बड़ी खबर के दूसरे हिस्से में बात होगी कराची में हुए आतंकवादी हमले की। इसमें हमलावरों सहित 10 लोगों के मारे जाने की खबर है। कुछ जगह 7 लोगों के मारे जाने की बात भी रिपोर्ट हुई है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान समेत पूरे देश ने इस हमले की निंदा की। 29 जून की सुबह कराची स्थित पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, जिसे PSX कहते हैं, की इमारत के बाहर एक गाड़ी आकर रुकी। इसमें से 4 हथियारबंद आतंकवादी उतरे जिन्होंने PSX कंपाउंड में घुसने की कोशिश की। इस कंपाउंड में पाकिस्तान के सबसे पुराने स्टॉक एक्सचेंज समेत कई निजी बैंक्स के दफ्तर हैं। इन्होंने पहले कंपाउंड में बनी सिक्योरिटी पोस्ट पर ग्रेनेड दागे और फायरिंग की। इसके बाद सुरक्षा बलों की तरफ से जवाबी फायरिंग शुरू हुई। हमले की खबर लगते ही कराची पुलिस और रेंजर्स ने इमारत को घेर लिया। रेंजर्स पाकिस्तान के वो अर्धसैनिक बल हैं जिनका प्रमुख काम सीमा की रखवाली करना है। पाकिस्तानी समाचार चैनल जियो न्यूज से बात करते हुए PSX के मैनेजिंग डायरेक्टर फारूक खान ने कहा कि आम दिनों में तकरीबन 6000 लोग PSX में काम करने आते हैं, लेकिन कोविड-19 के चलते 29 जून को ये संख्या कम थी। हमले के दौरान इमारत में लोग मौजूद थे। खान ने यह भी दावा किया कि हमले के बावजूद स्टॉक एक्सचेंज में काम नहीं रोका गया। सुरक्षा बलों की कार्रवाई में जब सभी आतंकवादी मारे गए और फायरिंग पूरी तरह रुक गई, तब पुलिस ने सभी कर्मचारियों और स्टॉक ब्रोकर्स को एक जगह इकट्ठा किया। इसके बाद सुरक्षा बलों ने पूरी इमारत की तलाशी ली। ये आतंकवादी लंबे समय तक संघर्ष करने के इरादे से आए थे। इनके पास बैकपैक्स थे। कराची पुलिस के मुताबिक आतंकवादियों के पास से AK-47 राइफल, हैंड ग्रेनेड, गोलियों की मैगजीन्स और दूसरे विस्फोटक पदार्थ मिले। समाचार एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस ने रिजवान अहमद नाम के एक पुलिस अधिकारी के हवाले से बताया कि हमलावरों के पास से खाने के पैकेट भी मिले। डॉन अखबार ने पुलिस सर्जन डॉक्टर करार अहमद अब्बासी का बयान छापा है, जिसमें उन्होंने कहा कि कराची के डॉक्टर रूथ फाउ सिविल अस्पताल में 7 शव लाए गए। 7 लोग जख्मी हालत में पहुंचे। इन 7 शवों में से 4 हमलावरों के थे, 1 पुलिस के सब इंस्पेक्टर का था और 2 PSX कंपाउंड के सिक्योरिटी गार्ड्स के। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि दरअसल 3 सिक्योरिटी गार्ड्स की मौत हुई है और 1 आम नागरिक की भी। तो मरने वालों की संख्या 7 और 10 के बीच है। पक्की जानकारी का भी इंतजार है। ऑपरेशन पूरा होने पर पाकिस्तान रेंजर्स सिंध के महानिदेशक उमर अहमद बुखारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पाकिस्तान से छपने वाले अखबार डॉन के मुताबिक बुखारी ने दावा किया कि सुरक्षा बलों ने महज 8 मिनट में सभी हमलावरों को मार दिया था। बुखारी ने यह भी कहा कि एक ट्वीट में इस हमले का संबंध बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी BLA से बताया गया था, लेकिन ये फिलहाल जांच का विषय है। BLA एक उग्रवादी संगठन है जिसका मकसद बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करना है। पाकिस्तान में इसे आतंकवादी संगठन माना जाता है। जुलाई 2019 में अमेरिका ने भी BLA को ग्लोबल टेररिस्ट ग्रुप मान लिया, लेकिन बुखारी ने अपनी बात को BLA तक ही महदूद नहीं रखा। वो ये भी बोल गए कि हमले में विदेशी एजेंसियों, खासकर भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ की भूमिका से भी इनकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने दावा किया कि ऐसे हमले बिना बाहरी खुफिया एजेंसियों की मदद के नहीं हो सकते। भारत की तरफ इशारा करने वाले बुखारी अकेले नहीं थे। पाकिस्तान में केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री फवाद चौधरी ने एक ट्वीट में दावा किया कि इस हमले में विदेशी हाथ और कुलभूषण जाधव जैसे नेटवर्क की प्लानिंग है। कुलभूषण जाधव भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी हैं, जिन्हें पाकिस्तान की एक सैनिक अदालत ने जासूसी के आरोप में मौत की सजा सुनाई है। भारत कुलभूषण को लेकर पाकिस्तान के दावे को खारिज करता है और ये साफ कर चुका है कि अगर कुलभूषण को सजा पर अमल होता है तो भारत उसे पूर्व नियोजित हत्या की तरह देखेगा। ये पाकिस्तान में एक बड़ी पुरानी परंपरा है। जब भी कोई बड़ी वारदात होती है तो वहां भारत को जिम्मेदार बताने की जल्दबाजी देखी जाती है। कोई ठोस जांच होने के पहले ही दावे कर दिए जाते हैं।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुखारी से यह भी पूछा गया था कि क्या इस हमले को इंटेलिजेंस फेलियर माना जाए। तब उन्होंने सीधा जवाब नहीं दिया था और बात घुमा दी थी। बात घुमाने की यही आदत सरकारों को लोगों का दुश्मन बनाती है। बेहतर होगा कि पाकिस्तान में इस हमले की अच्छे से जांच हो और जिन्होंने अपने खोए हैं उन्हें न्याय मिले, और ये काम बेबुनियाद आरोप लगाए बिना भी हो सकता है। द ललन टॉप शो में आज के लिए इतना ही। चलते चलते आपको सुनाते हैं ये कविता। नमस्ते। एक बार जो ढल जाएंगे शायद ही फिर खिल पाएंगे। फूल, शब्द या प्रेम, पंख, स्वप्न या याद, जीवन से जब छूट गए तो फिर न वापस आएंगे। अभी बचाने या सहेजने का अवसर है, अभी बैठकर साथ गीत गाने का क्षण है, अभी मृत्यु से दांव लगाकर समय जीत जाने का क्षण है। कुम्हलाने के बाद, झुलस कर ढह जाने के बाद फिर बैठ पछताएंगे। एक बार जो ढल जाएंगे शायद ही फिर खिल पाएंगे।